हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो पहला ऑप्शन दिया है तमिल, दूसरा दिया है ब्राह्मी, तीसरा दिया है अरबी, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब जब इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन होगा तो हम जान लेते हैं हमारी लिपि कैसी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात की जाए तो इसमें छोटे छोटे लिपि नहीं थी, इसमें छोटे छोटे संकेत थे। जैसे क्या थे, एक पहला चलता था क्या, सिंधु लिपि, क्या सिंधु लिपि चलता था यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सिंधु लिपि चलता था। और क्या चलता था, सरस्वती लिपि चलता था, सरस्वती लिपि। और बात किया जाए तो क्या हड़प्पा लिपि चलती थी, हड़प्पा लिपि, ये हमारी क्या लिपि चलती थी। अब बात की हमने लिपियों के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अगर खोज की बात किया जाए, मतलब इसका जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था कब तक था, समय यानी पूछ लिया जाए तो यानी कब 2400 ईसा पूर्व से, यानी 2400 ईसा पूर्व यानी BC जिसे कहते हैं, 1700 ईसा पूर्व तक था इसका जो टाइम था। और उसके बाद अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। अब हम चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। क्या कह रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तुम्हारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है 7 यानी 7, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 8, 9, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 10, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है 8। तो हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर दोस्त 10वें मंडल की बात किया जाए तो 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्ति का वर्णन, क्या है पुरुष सूक्ति का वर्णन है। अगर 9वें मंडल में बात की जाए, 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का वर्णन, क्या 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का वर्णन। अगर 8वें मंडल में बात किया जाए तो क्या हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, इसमें क्या है हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है इसमें। अब चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुआ था। कह रहा है महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन कह रहा है पाटिलपुत्र, दूसरा कह रहा है पावापुरी, तीसरा कह रहा है उज्जैनी, चौथा कह रहा है लुम्बिनी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। अब अगर महावीर स्वामी के बारे में बात की जाए तो महावीर जो स्वामी थे क्या थे, जैन धर्म के क्या थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। क्या जैन धर्म के क्या थे, 24वें या क्या थे, अंतिम तीर्थंकर थे। और इनका जन्म कब हुआ था, इनके अगर जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर इनको क्या कहते थे, इनको क्या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहते थे। क्या जैन धर्म के क्या कहते थे, वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अब चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कह रहा है गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकार यहाँ लिखा, क्या हो जाएगा, अधिकारी क्या कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है पुरपाल, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है करनीक, चौथा है अग्रहार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो गुप्त शासन में क्या होते हैं, मुख्य नगर का मुख्य जो अधिकारी होता था उन्हें क्या कहते थे, पुरपाल कहते थे। अब अगर बात की जाए कि गुप्त वंश का जो संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। और इनमें एक लोगों को और चर्चा होती है, क्या समुद्रगुप्त की चर्चा होती है। और जो समुद्रगुप्त थे ये क्या थे, इनको क्या कहते थे, गुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते, क्या भारत का नेपोलियन।
किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अब चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कह रहा बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? 1483, दूसरा 1484, तीसरा 1482, चौथा है क्या? 1485। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। यानी बाबर का जो जन्म हुआ था उन्हें कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। और अगर बाबर की बात करें तो बाबर के शासनकाल से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कौन कौन से हुआ? ये पूछा जाता है पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कब? पानीपत का युद्ध, एक पानीपत का पूछता है। और दूसरा क्या? खानवा का युद्ध पूछता है। और क्या पूछता है? चंदेल का युद्ध पूछता है। और घाघरा का युद्ध पूछता है। ये 4 क्वेश्चन क्या बाबर के शासनकाल से जरूर पूछे जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पानीपत का युद्ध बात किया जाए तो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था, लगातार हुआ था। ये कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। और ये वाला घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। अगर इनको याद करने की ट्रिक बात किया जाए तो इन्हें याद करने का जो ट्रिक है क्या कहते हैं? इसे पान खा चल घर, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। यानी लगातार हैं, अगर आप एक को याद कर लेते हैं बाकी सारे याद हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो पहला ऑप्शन है क्या? 1911, दूसरा 1913, तीसरा 1923, चौथा है क्या? 1951। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? पहला राइट हो जाएगा। यानी 1911 में क्या जो लॉर्ड हार्डिंग थे ये बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। अगर हम चर्चा करें लॉर्ड हार्डिंग क्या थे तो 1911 में क्या थे? वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे। और अगर ये पूछा जाए कि काहे लिए रद्द किए थे तो क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम क्या थे? भारत आए थे। जो जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम ये क्या थे? भारत आए थे। और उसी सभा में मतलब एक सभा हुए थे और क्या वो भारत आए थे, उसी सभा में क्या हुआ था? ये बंगाल विभाजन को क्या हुआ था? रद्द कर दिया गया था। और 1912 में और राजधानी क्या बनाया था? कलकत्ता से दिल्ली का। पहले राजधानी हमारी कलकत्ता थी, कलकत्ता से क्या कर दिया था? दिल्ली कर दिया गया था। भारत की राजधानी जो क्या थी? पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से क्या 1912 में दिल्ली कर दिया गया था। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरा ऑप्शन क्या है? भीखाजी कामा। तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट। चौथा है सरोजिनी नायडू। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इन्हें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? क्या कह रहा है? भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन क्या है? चित्तरंजन दास। दूसरा एनी बेसेंट। तीसरा मोतीलाल नेहरू। चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका भी जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी एनी बेसेंट ने ही क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित किया था? कह रहा है यंग इंडियन साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित किया था? पहला ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी। दूसरा है लाला लाजपत राय। तीसरा है बाल गंगाधर तिलक। चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तुम्हारा पहला क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी के द्वारा ही क्या हुआ था? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का क्या हुआ था? संपादन हुआ था। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? क्या कह रहा है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो हमारा पहला ऑप्शन है 5 जनवरी 1922। दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 1922। तीसरा है 5 फरवरी 1922। चौथा है 23 मार्च 1922। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। सॉरी, गुजरात में नहीं, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर में हुआ था। बाबा के इलाके में क्या गोरखपुर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ये गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन थी और जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने क्या किया था? पूरे पुलिस स्टेशन को फूंक दिया था, जिसमें कई सारे सिपाही क्या होते मर गए थे। कई सारे सिपाही की मृत्यु हो गई थी। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं जिला होगा? क्या होगा? ये जिला होगा। क्या जिला नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं? पहला ऑप्शन है कोटा। दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर। तीसरा है जैसलमेर। चौथा है क्या? चूरू। तो ये तीनों क्या है?
ये राजस्थानी एरिया है, यानी क्या मरुस्थलीय एरिया है राजस्थान का, लेकिन कोटा क्या है, मरुस्थलीय एरिया नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस स्थान में क्या है, सबरीमाला स्थित है। पहला ऑप्शन क्या, आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा केरल। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो सबरीमाला है वो क्या यहाँ पे है, केरल में स्थित है। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पतझड़, दूसरा है शंकुधारी वन, तीसरा है घास स्थल, चौथा है उष्णकटिबंधीय वन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब सोचिए भूमध्य रेखा कहाँ होता है, जो भूमध्य रेखा होता है वो क्या होता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ये वाली लाइन जो होती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा होती है। और जो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, हमेशा गर्मी पड़ती है, इसलिए क्या है, ये सबसे क्या है, उष्ण स्थल है, क्या उष्ण स्थल है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जीवन यापन यहीं पर है। अगर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी यहीं पे है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस नदी में से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा है ब्यास, तीसरा है सतलज, चौथा है चिनाब। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी सतलज से ही क्या होता है, ये इंदिरा गांधी नहर क्या होती है, निकलती है। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला है क्या, डोडा बेट्टा, क्या डोडा बेट्टा, दूसरा क्या होता है अनईमुड़ी, तीसरा है महेंद्रगिरी, चौथा है मुआ शिखर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी अनईमुड़ी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत के जो पूर्वी है, अगर पूर्वी क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो क्या है, ये महेंद्रगिरी है, क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को संभालता है। पहला ऑप्शन है क्या, IDBI, दूसरा है IFSC, तीसरा है RBI, चौथा है नाबार्ड। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी नाबार्ड क्या है, ये कृषि बैंक किसे भी कहते हैं, कृषि और ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। अगर RBI की बात की जाए तो ये क्या है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, RBI को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो क्या हुआ था, इसको 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1935 ईस्वी में। और जो RBI होता है यही क्या होता है, यही सारे बैंकों के क्या करता है, मुद्रा आवंटित करता है। और यही क्या दर भी निर्धारित करता है कि किस पर कितना रेट लगेगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है। पहला ऑप्शन क्या है, राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, चौथा राज्य और केंद्र दोनों, और चौथा ऑप्शन क्या है, स्थानीय सरकार। तो जो केंद्र सरकार होता है वही क्या करता है, भारत में वाणिज्यिक कर लगाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में प्रत्येक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था। क्या कह रहा है, भारत में प्रत्येक चिन्ह को किसने डिजाइन किया, ये था हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, किया हो जाएगा। टाइपिंग में बहुत गलती कर दिया, क्या यहाँ था हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, किया। पहला ऑप्शन क्या है, राकेश कुमार, दूसरा उदित राज, तीसरा डॉक्टर उदय कुमार, चौथा ऑप्शन है राजकुमार। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो डॉक्टर डी उदय कुमार थे यही क्या किए थे, ये भारत में प्रत्येक चिन्ह को डिजाइन क्या इन्होंने ही तैयार किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, अप्रैल 1969 से मार्च 1974, दूसरा क्या है, मार्च 1974 से मार्च 1979, तीसरा ऑप्शन मार्च 1967 से मार्च 1972, चौथा क्या है, मार्च 1980 से मार्च 1985। क्या क्या ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी अप्रैल 1969 से मार्च 1969 क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। अगर इसके पहले बात की जाए तो जो ये 1967 से 1968 और क्या 1968 से 1969 यहाँ तक क्या कर रहा था, योजना अवकाश, यानी 2 साल क्या चल रहा था, योजना अवकाश चल रहा था। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए, विकास दर क्या था, विकास दर 2.05 था। और इसका जो मेन लक्ष्य था, जो मेन उद्देश्य क्या था, ये विकास को बढ़ाना और क्या आत्मनिर्भर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई। पहला ऑप्शन क्या है प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा नागरिकता, चौथा है मौलिक कर्तव्य। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रस्तावना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो प्रस्तावना को क्या कहते हैं, ये संविधान के क्या कहते हैं, आत्मा या कुंजी कहते हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार इसका जो आर्टिकल कितने, मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक है, क्या 12 से लेकर क्या 36 तक क्या चलता है, मौलिक अधिकार चलता है। नागरिकता की बात की जाए तो कहाँ आर्टिकल के कहाँ से कहाँ तक चलता है, 5 से लेकर कहाँ तक 11 तक क्या चलता है, नागरिकता चलता है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये क्या है, आर्टिकल कितना है 51 ए के तहत क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और इसी के तहत क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कहाँ से कहाँ तक चलता है, 36 से कहाँ तक का 51 तक चलता है। उसके बाद 51 में क्या आ जाता है, मौलिक कर्तव्य आ जाता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या शिक्षा का अधिकार माना गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 20, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 21 से, चौथा क्या अनुच्छेद 22। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो 6 से 14 वर्ष हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 21 ए के तहत है। अब अगर आर्टिकल 20 की बात की जाए तो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि है, क्या दोष सिद्धि का अधिकार है। अगर ये आर्टिकल अगर 21 बात की जाए तो आर्टिकल क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिससे क्या निजता का अधिकार भी कहते हैं, क्या निजता का अधिकार भी कहाँ है, आर्टिकल 21 में है। 21 में बात किया जाए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का प्रावधान है। और अगला क्या है, कुछ दशा में क्या है, ये जो आर्टिकल 22 है इसमें क्या है, कुछ दशा में गिरफ्तारी एवं निवारण क्या है, गिरफ्तारी और निवारण किसके तहत है, आर्टिकल 22 के तहत है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है एकल संक्रमणीय, तीसरा है प्रत्यक्ष मतदान, चौथा इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी इनमें से सभी प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए, राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या है, ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला क्या है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी अपनाया जाता है, एकल संक्रमणीय द्वारा भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और क्या अप्रत्यक्ष मतदान भी किया जाता है। पर इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में क्या प्रत्यक्ष मतदान नहीं करते, यानी हम लोग नहीं करते हैं। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल 52 के तहत क्या है, राष्ट्रपति को क्या किया गया है, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। और जो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या 61 है, उसमें क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है, मतलब महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पे अगर क्या कर रहे हैं, वो अपने पद का उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन और पूछता है कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो इसमें 3 प्रकार के आपातकाल शासन लगते हैं। कौन सा, एक राष्ट्रपति आपात होता है, एक राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, तीसरा क्या होता है, वित्तीय आपात होता है, क्या वित्तीय आपात होता है। अगर इन सब के बारे में बात किया जाए कि मतलब किस किस आर्टिकल में है, तो जो राष्ट्रीय आपात है कब है, 352 में है, आर्टिकल 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में है, और ये जो वित्तीय आपात है किसमें है, 360 में है। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। पहला क्या है, लोकसभा, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा, चौथा क्या है, प्रधानमंत्री। तुम्हारा जो ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके लिए कार्य करता है, लोकसभा के लिए कार्य करता है। बात किया जाए कि लोकसभा ये क्या है, संसद के अंग होते हैं। संसद के कितने अंग हैं, संसद के 2 अंग हैं, एक क्या है लोकसभा, दूसरा क्या है राज्यसभा। अगर संसद की बात किया जाती है किस आर्टिकल में, आर्टिकल किस में है, ये आर्टिकल 79 में है। और क्या जो राज्यसभा एक आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा किसमें, आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा का वर्णन है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा सचिदानंद सिन्हा, तीसरा है क्या, लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम दोनों गवर्नर थे। क्या स्वतंत्र भारत के क्या थे, पहले गवर्नर, पहले और क्या अंतिम भी यही गवर्नर थे। क्या यही गवर्नर थे। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्या, लाइसोसोम, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है क्या, कोशिका द्रव्य। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगर बात की जाए कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए, कौन होते हैं, अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पहला क्या है, प्रमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क, तीसरा है मेरुदंड, चौथा क्या है, मेरुरज्जु। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। जो क्या है, प्रमस्तिष्क, यही क्या होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी को क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या, अग्र मस्तिष्क भी इसे क्या कहते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बल का मात्रक नहीं? पहला क्या, किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है डाइन, चौथा है वाट। तो वाट हमारा क्या है, बल का मात्रक नहीं, बल्कि वाट किसका है, पावर का मात्रक, यानी क्या, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलो वाट, या क्या होता है, वाट होता है। और जो बल का मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकंड में न्यूटन में नापा जाता है, और क्या डाइन में भी क्या बल को नापा जाता है, लेकिन क्या इसमें वाट में नहीं नापा जाता। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का क्या सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो सार्क का सदस्य क्या, चीन नहीं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और क्या श्रीलंका भी है, श्रीलंका भी है, और क्या है, नेपाल भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, और क्या मालदीव भी, क्या मालदीव भी है। यानी ये क्या है, ये सभी क्या है, सार्क के सदस्य, लेकिन क्या चाइना नहीं है। यानी भारत के सभी पड़ोसी देश क्या है, सार्क के सदस्य, लेकिन चीन क्या है, चीन एक ऐसा देश है जो क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है, 14 नवंबर, दूसरा है 12 अगस्त, तीसरा है 11 जुलाई, चौथा है क्या, 4 मार्च। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर 14 नवंबर की बात की जाए तो इस दिन क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। क्या, बाल दिवस मनाया जाता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और क्या, ये हमारा क्या अंतिम क्वेश्चन भी है, इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला क्या है, उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है बिहार। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा और क्या है, एक और है, क्या है, चंद्रप्रभा। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और एक बात दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।